हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे 600 प्लस एमसीक्यू प्रश्न जो भौतिक विज्ञान के पूछे गए हैं सारे एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक पीओ हो, यूपीएसआई हो, एनटीपीसी हो या दोस्तों टेट हो, सीटेट हो, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों साथ ही साथ हम बता दें, आरआरबी जेई, लोको पायलट, एनटीपीसी के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभी आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो आप प्लीज़ इसे पढ़ के जाइए। साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके पेट एग्जाम के लिए है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने दोस्तों 200 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज हम 201 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों 201 क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। अगला प्रश्न है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। तो दोस्तों एंडोस्कोपी जो होता है ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पे आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है। इसका कारण दोस्तों अपवर्तन होता है। अपवर्तन का नियम यह है कि जब भी दोस्तों आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो दोस्तों वो क्या होता है, दूर हट जाती है। इसी कारण से पानी की टंकी के ऊपर देखने पर कम गहराई दिखती है। अगला है कि चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। वो दोस्तों पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला है कि मरीचिका एक दोस्तों उदाहरण है। तो दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन अपूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। दोस्तों इसके कारण सड़क पर जाते समय दूर की सड़कें भीगी हुई दिखाई देती हैं। अगला है कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाता है। तो दोस्तों ये 7 रंग दिखाई देता है, जिसे हम याद करते हैं बहनिया प्लाना या दोस्तों बिबजोर के द्वारा याद करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो दोस्तों जो हीरा है ना, वो चमकदार क्यों दिखाई देता है। दोस्तों वो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दोस्तों प्रकाश की विकिरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो दोस्तों जो प्रकाश की किरण है ना, उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमें कांच से जल में गुजारना पड़ेगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि वायु अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो दोस्तों वो काला दिखाई देता है। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों वो सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला है कि लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो लैम्पर्ट नियम है ना, वो प्रदीप्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो दोस्तों जो आवर्धक लेंस होता है ना, वो वास्तव में उत्तल लेंस ही होता है। अगला प्रश्न है कि आइंस्टाइन के E बराबर mc² समीकरण में c द्योतक है। तो दोस्तों c क्या है, प्रकाश की वेग का द्योतक है, यहाँ पे c। अगला प्रश्न है कि सोडियम वाष्प लेंस प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चमकदार रोशनी देते हैं, इसलिए दोस्तों ये सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। स्ट्रीट गलियों में भी दोस्तों ये प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो दोस्तों प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है ना, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, और यही दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो दोस्तों वो विसरण का मूल कारण है धूल के कण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो दोस्तों दिन के समय क्या होता है, प्रेक्षक को आकाश काला दिखाई देता है चंद्र के सतह से। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला कांच के टुकड़े में दोस्तों अंतर स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की जो किरण है दोस्तों, वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगा। तो दोस्तों वह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रकीर्णन होता है ना, वो सबसे कम होता है। जबकि पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो दोस्तों बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है।
अगला प्रश्न है कि समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है। तो दोस्तों समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है कि आकाश के परावर्तन तथा दोस्तों जल कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि जब सूर्य अस्त होता है तो वो लाल दिखाई देता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो दोस्तों वो बैगनी रंग का होता है, हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, आपको याद करने में भी आसानी होगी। दोस्तों तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है और इसकी व्याख्या हम वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज पाने के लिए क्या उपयोग लाना चाहिए। तो दोस्तों किसी गाड़ी के लिए जो आगे का लाइट होता है ना, उसे समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दोस्तों जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो अवतल लेंस को काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए काम आता है। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस काम आता है। इसे याद करने का एक हमारे पास ट्रिक है दोस्तों, दूना। ठीक है दोस्तों, दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे। दोस्तों कार की बात आएगी ना, तो इस समय हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव आँख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों वो वास्तविक और उल्टा बनता है प्रतिबिंब, किस पे, रेटिना पर। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों व्यक्ति की जितनी ऊंचाई है ना, अगर उससे आधी ऊंचाई के समतल दर्पण हमारे पास है तो हम उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अनंत बनेगी। जैसे कि आप उसमें बैठे होंगे दोस्तों नाव की दुकान पर, तो दो शीशे लगे होते हैं, एक आगे और एक पीछे, और बीच में आप बैठते हैं तो बहुत सारे आपके प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो दोस्तों उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं फोकस दूरी F बराबर 1/P होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ अगर हम 2 रखेंगे तो 0.50 आएगा और सेमी में बदलेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 50। अगला है दोस्तों कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों ये तरीका है फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा, फिल्टर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर लाल कांच है उसको गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई देगा। ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वो है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो ये आपको पता है 7 रंग होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो हम बता दिए हैं आपको, काला। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में दोस्तों मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो दोस्तों मुख्य रंग लाल, नीला, हरा होता है, यही प्राथमिक रंग होता है फोटोग्राफी में। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और ये बहुत ही अलग ढंग से पूछे गए हैं, इसलिए लाया गया है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी का, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, जबकि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है दोस्तों, लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों का एक समान अनुपात मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। तो दोस्तों लाल, हरा और नीला को एक समान अनुपात में मिलाएंगे तो वो बन जाएगा सफेद, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। दोस्तों फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आग की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों आग की रेटिना की तरीके फिल्म काम करता है फोटोग्राफिक कैमरे का भाग।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों कैमरे में उत्तल लेंस हरदम प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है। तो दोस्तों ये कार्निया पे बनाती है वस्तु का प्रतिबिंब। दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं तो आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर में एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। प्रकाश से जो भी निचोड़ आया है प्रकाश के क्वेश्चन का, वो सारा यहाँ लाया गया। अगला प्रश्न है आइरिस क्या काम होता है। तो दोस्तों आइरिस का क्या काम होता है। दोस्तों ये आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कम प्रकाश जाए कि ज्यादा जाए उसको नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि दृष्टि पटल जिसे हम रेटिना कहते हैं पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों वस्तु से छोटा होता है और ये उल्टा बनता है रेटिना पर। अगला प्रश्न है कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो दोस्तों ये प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि तारे टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों सुधार हेतु अवतल लेंस हम प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए, हम आपको बता दिए हैं। यदि दोस्तों एक व्यक्ति दो समतल दर्पण है और वो 60 अंश के कोण पर आनत किए गए हैं यानी रखे गए हैं और बीच में खड़ा हो जाएगा तो उसके दोस्तों 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ये दोस्तों एक फॉर्मूले से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो दोस्तों ये याद कर लीजिए, धूप के जो चश्मे होते हैं ना उनकी क्षमता 0 डायरेक्टर होती है। अगला प्रश्न है कि जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। अगला प्रश्न है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है दोस्तों, वो होता है अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। दोस्तों श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो दोस्तों नली में श्वेत प्रकाश को तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म से हम गुजार देंगे प्रकाश के रंगों को, ठीक है, समांतर किरण पुंजों को, वो दोस्तों अलग अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यदि दोस्तों साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो दोस्तों छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों हम बता दें, छोटा बुलबुला जो है और छोटा वो बड़ा बुलबुला मिलके क्या करते हैं, वो बड़े हो जाएंगे। अगला है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आपतन कोण पर ये क्या करती है, निर्भर करती है। तो दोस्तों परावर्तित कब होगी प्रकाश की किरण, जब आपतित किरण और आपतन कोण के बीच का जो कोण होगा वो समान होगा, तभी तो परावर्तित होंगी, इसीलिए वो कोण पर डिपेंड करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। जब वो काश से जाता है यानी दोस्तों सघन से जाती है तो उनके बीच क्या होती है, इनकी गति न्यूनतम हो जाती है। दोस्तों किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके किसका, ताप का पता चलता है। दोस्तों किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे दोस्तों वह परावर्तित करता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पानी लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ प्रतीत या छोटा दिखाई देता है। यह हम आपको बता चुके हैं अपवर्तन के कारण, क्योंकि दोस्तों जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या जल में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी या तो दोस्तों दूर हट जाएगी। अगला प्रश्न है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी दोस्तों सीडी की बात करें सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या हम आपको बता दें, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन
की परिघटना पर आधारित होता है, इसलिए दोस्तों ये 7 रंगों में विभक्त दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है तो दोस्तों हमेशा पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस्या के दिन। दोस्तों ये इसे प्रतिपदा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो दोस्तों उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, जिसके कारण दोस्तों उसकी जो चमक है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो दोस्तों एक स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण या उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो दोस्तों उसकी पारगम्यता माध्यम में होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो दोस्तों उत्तर व दक्षिण होना चाहिए यहाँ पे। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर क्या है? तो दोस्तों ये एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, जबकि डीसी के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए डीसी में ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है तो बोलेंगे नहीं। 271 नंबर है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? वो ओरस्टेड ने किया था। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? वो 90 डिग्री होता है। दोस्तों मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो दोस्तों हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का। अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो दोस्तों मूल रूप से अगर निलंबित है या लटकी हुई है तो उत्तर व दक्षिण दिशा में स्थिर होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो दोस्तों उत्तर व दक्षिण चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है, या दोस्तों दर्शाती है या इंगित करती है। अगला प्रश्न है चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं। वे प्रतिकर्षित कर सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, जो दोस्तों चुंबकीय पदार्थ नहीं है या लौह पदार्थ नहीं है, अलौह पदार्थों को। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है। तो दोस्तों विषुवत रेखा पर नति कोण हमेशा 0 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब देखो चुंबक से आ गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो दोस्तों एक दूसरे के समांतर, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए। कौन विद्युत चुंबकीय है, अचुंबकीय है? तो दोस्तों तांबा जो होता है विद्युत अचुंबकीय है, इसे अलौह धातु भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को कहते हैं। तो दोस्तों इसे चुंबकीय दिक्पात कोण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो दोस्तों ये उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि डायनमो, जिसे हम विद्युत जनित्र के या जनरेटर के नाम से जानते हैं, कार्य का सिद्धांत है। तो दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। तो दोस्तों वो परिणामी ध्रुव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक चुंबक है दोस्तों, ठीक है, इसका N है और S है और इसका कोई एक और ध्रुव है, ये दोस्तों परिणामी ध्रुव कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दोस्तों ये दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत होता है। अगला प्रश्न है कि लोहा का क्यूरी ताप होता है। तो दोस्तों लोहे का क्यूरिक ताप 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दोस्तों गॉस होता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोस्तों क्या होगा? दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं और दोनों भाग के नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बन जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा आकर्षण की शक्ति उनके दोनों किनारों पर होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होती है। किसी चुंबक के आकर्षण की शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो दोस्तों सबसे कम इसके मध्य में होती है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे सबसे कम होती है।
अगला प्रश्न है कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों स्थायी चुंबक हमेशा इस्पात से बनाए जाते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं दोस्तों नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए ये प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल है। तो दोस्तों ये प्राथमिक सेल होता है, शुष्क सेल पूछा जाता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने का क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब लोहे की ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है या लेपिंग की जाती है तो दोस्तों इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये सुरक्षा के लिए होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो दोस्तों 16 गुना हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। तो दोस्तों सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, NH3Cl का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं शुष्क सेल में। अगला प्रश्न है कि किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। तो दोस्तों किरचॉफ का जो धारा से संबंधित नियम है ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित होने वाले एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्राप्त करता है, इसे कहते हैं। तो इसे दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और अगर 1 वोल्ट की बात आए तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे पता है दोस्तों बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए हैं, आवाज़ भी आई होंगी और व्हीकल की आवाज़ भी आए होंगे, हॉर्न की आवाज़ आए होंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा घर है, पास में सड़क है और सोचते हैं कि आवाज़ ना आए, नॉइज़ ना हो, लेकिन दोस्तों हो ही जाता है। इसके लिए बहुत सॉरी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपडेट के एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।